कि जिसको कोई नहीं हरा सकता था उसको मेरी एक हिंदुस्तान की बेटी ने, विनेश फोगाट ने वहां पे जीत के दिया मेडल। आज उसकी हालत आपने क्या की थी? आपकी क्या नीति थी? वो बेटी जब न्याय मांग रही थी, पुरुष उसको घिसड़ के ले जा रहे थे। क्या ये आपकी नीतियां हैं? वही सरकारें आई जिसने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं मित्रों, मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं कहा। उन सरकारों ने काम किया और देश को आगे बढ़ाया। कभी ये नहीं कहा, कभी ये नहीं कोसते रहे कि पिछली अंग्रेजों ने ये किया वो किया, हम क्या करें। नहीं, करके दिखाया। आज की ये सरकार 10 साल खत्म होने के बाद भी गाली देते हैं पुरानी सरकारों को। आपने 10 साल में क्या किया वो तो बताइए। अरे आप पुरानी सरकार को गालियां देते हो। विनेश फोगाट, ये वो नाम है जो जब भी लिया जाएगा हमारे भारत देश को गौरवान्वित करेगा। हमारे लिए वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जैसे ही विनेश जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके ससुर जी ट्वीट करते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। अब ये साजिश असलियत में है या नहीं, ये तो हमें विनेश जी ही बेहतर बता सकती हैं। पर षड्यंत्र उनके साथ बहुत बड़ा हुआ था जब पिछले साल वो भटक रही थी दिल्ली की सड़कों पर अपनी टीम के साथ। भाजपा के दिग्गज नेता और कई छोटे नेता भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तंग करते हैं हमारी पहलवान बेटियों को, तो उनको न्याय नहीं मिला। अब ये अन्याय होना भी एक साजिश ही नजर आता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और पूरे देश का दिल टूटा था जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई थी। मेरी एक दोस्त के तो लिटरली आंसू आ गए थे, पर मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। क्या बोलूं मैं? ऐसे में सिर्फ कंसोल ही किया जा सकता है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अफसोस करने के अलावा। खैर, हम हमारी आवाज सत्य के प्रति हमेशा बुलंद करते रहेंगे। और रवीश कुमार जी ने जब हमको खबर दी कि विनेश फोगाट ने इस छोटी 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, तो उससे और बड़ा झटका लगा। एक नेताजी हैं जिन्होंने विनेश फोगाट जी के लिए भरे सदन में आवाज उठाई है। और वो जो विनेश हमारी बेटी वाला भाषण था ना, सुना होगा डेफिनेटली आपने, उसी का कॉन्टेक्स्ट लेकर के तहलका मचा दिया नेताजी ने। कहा कि जिनकी कोई औलाद नहीं वो क्या जाने। चलिए नेताजी को सुनते हैं, उसके बाद अपनी आपसी बातचीत करेंगे। और कमेंट्स में आपकी राय जरूर से बता देना। गाली देते हैं पुरानी सरकारों को। आपने 10 साल में क्या किया वो तो बताइए। अरे आप पुरानी सरकार को गालियां देते हो। मैं जरूर ये बात कहूंगा कि जब फाइनेंशियल कंट्रोल है इस पार्लियामेंट का, इस सरकार के ऊपर, तो कुछ बातें आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं। ये देश कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है। आप जरूर बढ़ाइए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर आपकी प्रायोरिटी कृषि होनी चाहिए। आप जीएसटी उन किसानों के उस ट्रैक्टर पे, उन बीज पे, उन दवाई पे, उन साधनों पे लगाते हो, और दूसरी ओर आप प्लेटिनम पे कस्टम कम करते हो। प्लेटिनम पहनने वाले कितने लोग हैं? आप प्लास्टिक पे कस्टम बढ़ाते हो। अरे प्लास्टिक हर घर में हर हिंदुस्तानी यूज करता है। प्लेटिनम यूज करने वाले आपके चंद दोस्त हो सकते हैं, आम हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में हम रोजगार की चिंता करते हैं। मैंने सरकार को आगाह किया था कि सिंथेटिक डायमंड आ रहा है। गुजरात के उस सूरत में डायमंड पॉलिशिंग हो रही है। कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। आप अगर चाइना के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, आप सिंथेटिक डायमंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे, वो बेरोजगार होगा। सूरत में डायमंड पॉलिशिंग करने वाला आज सुसाइड करने में मजबूर हो रहा है। सावन के महीने में वहां पे कारखाने बंद हो रहे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नीतियों पे मैं चर्चा करता हूं क्योंकि मैं मेरी मर्यादा जानता हूं एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने की। पूरे एशिया में लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड भावनगर के अलंग में था। आज वो अलंग की हालत क्या करके रख दी है आपने। प्लॉट पड़े हैं, शिप वहां नहीं लग रहे हैं, वो आपकी नीति की वजह से है। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, ताइवान में चल रहा है, और मेरे देश में
गुजरात के उस अलंग में शिप ब्रेकिंग यार्ड क्यों नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा सोचना होगा। मैं जरूर ये कहूंगा कि आप जब स्पोर्ट्स की बात करते हो, आप रमत की बात करते हो, आपकी नीति कैसी होनी चाहिए। आज पूरा देश फक्र के साथ सिर ऊंचा रखता है कि जिसको कोई नहीं हरा सकता था, उसको मेरे एक हिंदुस्तान की बेटी ने, विनेश फोगाट ने वहां पे जीत के दिया मेडल। आज उसकी हालत आपने क्या की थी, आपकी क्या नीति थी। वो बेटी जब न्याय मांग रही थी, पुरुष उसको घिसड़ के ले जा रहे थे। क्या ये आपकी नीतियां हैं रमत के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर वो हमारी जान है। देश की आजादी के बाद वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हमारे देश के साथ जोड़ के रखा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं याद करूंगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की जमीन नहीं, वहां के लोगों का जमीर भी हमें जीतना होगा। वहां के लोगों के दिलों को जीतना होगा। आपने क्या कर दिया, उसका स्ट्रेट मिटा दिया आपने। आप कहते हो 370 निकाल के हमने शांति कर दी। कौन सी शांति की है। आज वहां जवान भी शहीद हो रहा है, आज सिविलियन भी वहां मर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये दिक्कतें जम्मू एंड कश्मीर में आ रही है। मैं वित्त मंत्री का जरूर आदर करता हूं, ये विदेश मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, दोनों ही, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, ऐसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के पास आउट है, जिसको कुछ लोग गुंडों का अड्डा कहते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो जेएनयू जी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका क्या काम होना चाहिए। ये देश जब आजाद हुआ, अंग्रेजों ने जितना जहर डालना था डाल के गए थे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, मजहब के नाम पे। और इस देश के अंदर सभापति महोदय एक सुई नहीं बनती थी, सुई हमें बाहर बनाने भेजना पड़ता था। इस देश के अंदर गेहूं अमेरिका से आते थे, लाल कलर के गेहूं PL 480। इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी, वहां हवाई जहाज बनने लगे, IIM ITIs बने। जहां पे गेहूं बाहर से लाते थे, वहां हरित क्रांति हुई, हम धन धान के भंडार बाहर भेजने लगे। ये वही सरकार आई जिसने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं मित्रों, मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं कहा। उन सरकारों ने काम किया और देश को आगे बढ़ाया। कभी ये नहीं कहा, कभी ये नहीं कोसते रहे कि पिछली अंग्रेजों ने ये किया, वो किया, हम क्या करें। नहीं, करके दिखाया। आज की ये सरकार 10 साल खत्म होने के बाद भी गाली देते हैं पुरानी सरकारों को। आपने 10 साल में क्या किया वो तो बताइए। अरे आप पुरानी सरकार को गालियां देते हो, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, जहां चंद्रशेखर जी भी रहे और सरकारें भी रही, आपको उनकी अच्छी बातें दिखाई नहीं देती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आज आप जो GST का, कल ही मेरा क्वेश्चन था सभापति महोदय, GST में जितनी गड़बड़ियां हो रही है, आप टैक्स का नया स्ट्रक्चर लेके आते हो, पर पुराने स्ट्रक्चर में कौन चोरी कर रहा है, इसको पकड़ने की आपकी अपनी काबिलियत होनी चाहिए। मैं सभापति महोदय, ये जो एप्रोप्रिएशन बिल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी आज हम मंजूरी दे रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड में ले जा रहे हैं। जिस सरकार में पहले एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव साथ था, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्पीट नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज था, आज होम के साथ। क्या डंडा चलाना है कोऑपरेटिव में? होम के साथ कोऑपरेटिव्स क्यों हो रहा है? और ये क्या हो रहा है? जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि 8 साल से ज्यादा कोई डायरेक्टर नहीं रह सकता है, मुझे दुख है कहते हुए कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 14-15 साल से चुनाव ही नहीं हुआ है। जहां पहले इस देश के अभी बैठे हुए गृह मंत्री, सहकार मंत्री उसी बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे, 15 साल तक चुनाव नहीं होता है। कहीं देखा है आपने? वही डायरेक्टर जाते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का आप क्या कर रहे हो? सच्चाई तो यह है कि अमूल जैसी, जिसने इस देश को
एक बहुत बड़ा नाम दिया विदेशों में भी जो अमूल है, वहां का चेयरमैन, क्योंकि आपकी पार्टी का नहीं था, आप तोड़ के ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल के उसको आपका बनाते हो। क्या ये कोऑपरेटिव्स का काम है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ये काम है? शर्मनाक। क्या ये काम है कि आप मैंडेट दोगे पार्टी का? अरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कभी भी सभापति महोदय राजनीति नहीं आती थी। राजनीति से ऊपर उठ के सब साथ मिलके काम करते थे। सभापति महोदय, इसी एप्रोप्रिएशन बिल में हम डिफेंस को पैसे दे रहे हैं, मुझे खुशी है। ये जय जवान जय किसान जय पहलवान वाला देश है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, नीति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो जवान आपके वहां भर्ती होता है देशभक्ति के लिए आता है। हम चैन की नींद सोते हैं तो उन जवानों की वजह से सोते हैं। और वहां पे अगर आप अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आओगे तो इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? इसी चिंता के साथ मैं आपका दिल से धन्यवाद करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। ये देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान भाई जो दिन रात लगे हुए हैं हमारे लिए रोटी का बंदोबस्त करने में, कितना जीएसटी वो दे रहे हैं, कितना टैक्स देते हैं, कोई उनके कर्ज माफ नहीं किए जाते, प्लैटिनम पर टैक्स को कम किया जा रहा है। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? अब दोस्त बोलने पर स्पीकर साहब ने आपत्ति जताई कि आप दोस्त वर्ड का इस्तेमाल मत करें। अब हैं ही मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड्स, तो वही वर्ड का यूज करेंगे ना। इतनी इलॉजिकल बात लगती है ये। काफी बार रिपीट भी मैं पर्सनली कर चुकी हूँ और वीडियोस में भी देख चुकी हूँ कि बड़े अरबपति खरबपतियों के तो लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर रहे हैं, ऐसे कैजुअली एकदम। और हमारे किसानों के कोई कर्जे माफ नहीं होते कभी। विनेश फोगाट जी जो हैं, उनकी रोती हुई फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं, वो देख करके हम सब देशवासियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो ओलंपिक्स फॉलो करती भी नहीं, जो लोग ओलंपिक्स देखते भी नहीं है ना, वो तक दुखी हुए ये खबर सुन करके। वैसे तो मोदी जी बड़ा, जितने भी खिलाड़ी हैं सबको कॉल्स लगाते हैं, बातें करते हैं कि नीरज मुझे तेरी माँ के हाथ के लड्डू खाने हैं। तो जब विनेश जी आवाज उठा रही थी उत्पीड़न के खिलाफ, तब एक कॉल नहीं कर सकते थे कि मैं सजा दिलवाऊंगा, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उनको मिलेगी सजा और तुम्हें मिलेगा न्याय। पर नहीं कर पाए मोदी जी ऐसा। क्यों? वो हमारे देश की बेटी नहीं है? या मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो हमारे देश की बेटी नहीं है? या जब किसी दलित महिला के साथ हाथरस में इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो जाता है, वो हमारे देश की बेटी नहीं है क्या? एक दिन आएगी अकल बड़ी तबीयत से सारे भाजपाइयों को, जब कुर्सियां छिन जाएगी ना, क्योंकि हमारी जनता को अकल आती जा रही है। एक्चुअली में सब लोग जागरूक होते जा रहे हैं कि कैसे ये स्कैम हुआ है, हिंदू मुस्लिम स्कैम देश में हुआ। उसके चलते वो बंगाल से एक सांसद जी है ना, सयोनी जी, उन्होंने बोला ना विकास की मौसी बीच राह में कहीं अटक गई, क्योंकि हमारी सरकार तो मंदिर मस्जिद पर ही भटक गई। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, और सच का ऐसे ही साथ देते रहिएगा। एक दिन हमारा देश होगा मोदी मुक्त भारत, बीजेपी फ्री इंडिया। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।